हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लेखा शास्त्र का पेपर, जिसका कोड है 349। इसके जो बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको हम इससे पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम इसके जो आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और आपको इसका फुल सॉल्यूशन, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन है चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आज मैं आपको पूरा कराने वाला हूं। तो देखते रहेंगे। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम। जो आपका पहला प्रश्न आता है वेरी शॉर्ट का, देखेंगे क्या है। वेरी शॉर्ट का जो पहला प्रश्न था वो है प्रश्न नंबर 11 पर, एक साझेदार के असीमित दायित्व से क्या अर्थ है। तो ये 2 नंबर में प्रश्न है, तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो क्या है, एक साझेदार के असीमित दायित्व का अर्थ है कि साझेदार का दायित्व संयुक्त और कई हैं। साझेदार की व्यक्तिगत संपत्तियों का उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान में किया जाएगा। तो इसे कहेंगे हम एक साझेदार का असीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो है आपका, ऐसे कोई 2 अवसर बताइए जब एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो ये आपका रिकंस्ट्रक्शन वाले से है, तो इसके भी मैंने लिखे हुए हैं। तो 2 कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सॉल्यूशन होगा नंबर 1, नए साझेदार का प्रवेश होता है, और नंबर 2, एक साझेदार की जो साझेदार की मृत्यु हो जाए या एक साझेदार सेवानिवृत्त है। तो ये आपकी 2 सिचुएशन मैंने यहाँ लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 13 है वो है आपका, नवीन साझेदार द्वारा प्राप्त कोई 2 अधिकार लिखिए। जब एक नया साझेदार आता है तो उसे कौन से 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। तो वो होता है आपका नंबर 1, फर्म के भविष्य के लाभों में भाग लेने का अधिकार, और नंबर 2 होता है फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो 14 में आपको दिया हुआ है, कटौती की कोई 2 मदें बताइए जिन्हें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय धनराशि से घटाया जा सकता है। तो कौन कौन सी मदें होंगी, तो वो होंगी नंबर 14 के आंसर में, एक साझेदार द्वारा किए गए आहरण की धनराशि, और दूसरा होगा साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की धनराशि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में आपको दिया हुआ है क्या, ऐसी 2 परिस्थितियां बताइए जिनके अंतर्गत एक साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। तो कौन सा होगा प्रश्न नंबर 15 में, जब फर्म का व्यापार अवैध घोषित हो जाए, और दूसरा होगा जब साझेदारों की संख्या सामान्य साझेदारी में 50 से अधिक हो जाए। तो ये 2 सिचुएशन है जब हम एक साझेदारी को जो फर्म है उसका विघटन कर सकते हैं या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 आपका है, सूचीबद्ध कंपनी से क्या आशय है। सूचीबद्ध कंपनी से क्या आशय है, लिखते हैं इसका आंसर। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी का अर्थ है कि कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17, सहभागी अधिमान अंशों से आपका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर निश्चित दर से लाभांश दिए जाने के बाद कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, सहभागी अधिमान अंश कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है आपका, सुरक्षा के आधार पर
ऋण पत्रों को वर्गीकृत कीजिए। तो सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं। सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र और नंबर 2 असुरक्षित अथवा नग्न ऋण पत्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है आपका, गैर चल संपत्ति के कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा, मैंने लिख रखा है, आप उसे नोट भी कर लेंगे। गैर चल संपत्तियों के 2 उदाहरण। नंबर 1 मैंने इसमें कई सारे लिख दिए हैं, भवन, मशीनरी, ख्याति, कंप्यूटर, और भी आप कई सारे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 में आपको क्या दिया हुआ है, रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई 2 उद्देश्य होंगे। नंबर 1 होगा आपका क्या, रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण। नंबर 2 होगा नीतियां बनाने में सहायक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो आपका 5 अंक में पूछा गया है। तो क्या है, ऐसे कोई 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताइए जो एक साझेदारी विलेख में अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। साझेदारी संलेख के 5 महत्वपूर्ण बिंदु, फर्म का नाम व पता, साझेदारों के नाम व पते, साझेदारी की अवधि, व्यवसाय का क्षेत्र एवं स्वरूप, साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी, लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों द्वारा ऋण देना एवं लेना। तो मैंने 7 लिख दिए हैं। आप आवश्यकता अनुसार जो आपको अच्छे लगे उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें लिख लेना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। अदृश्य ख्याति क्या है? एक साझेदार के प्रवेश पर इसे कैसे समायोजित किया जाता है? ये भी 5 नंबर का है। तो इसे देखते हैं हम। प्रश्न, यदि प्रश्न में ख्याति की गणना के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश न हो, फिर भी ख्याति की गणना करने को कहा गया हो, तब ऐसी स्थिति में साझेदारों की पूंजी अथवा लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर ज्ञात की गई ख्याति अदृश्य ख्याति, गुप्त छिपी हुई ख्याति कहलाती है। इसकी गणना नए साझेदार के प्रवेश पर निम्न प्रकार की जाती है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे आप लिख लेंगे। फर्म की ख्याति बराबर नए साझेदार के भाग के आधार पर कुल पूंजी। जो आपका जो नया साझेदार है जितनी राशि लेकर आएगा उसके हिस्से का उल्टा करके, मतलब विपरीत करके उसकी पूंजी यानी उसकी पूंजी में गुणा कर देंगे और माइनस करेंगे यहाँ पर साझेदारों की संयुक्त पूंजी, जिसमें नए साझेदारी की पूंजी भी शामिल होगी। सभी पार्टनर्स की पूंजी को जोड़कर और जो नए साझेदार के आधार पर हमने पूंजी निकाली है उसमें से माइनस करेंगे, जो दोनों का अंतर आएगा वही हमारी फर्म की ख्याति होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा इसका? तो ये होगा, मैंने अंतर लिखे हुए हैं 1/1। हाँ जी। तो पहला है फर्म का विघटन। फर्म के विघटन में सभी साझेदारों के मध्य संबंध अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है। दूसरा है फर्म का व्यवसाय का अनिवार्य रूप से अंत हो जाता है। तीसरा है इसमें लेखांकन वसूली खाता के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ है आपका वो है साझेदारी विघटन। साझेदारी के विघटन में सभी साझेदारों के मध्य संबंधों का समाप्त होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि उनके संबंधों में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है साझेदारी की समाप्ति से व्यवसाय का अंत होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, इसमें लेखांकन पुनर्मूल्यांकन खाता के माध्यम से किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 24 है वो है आरक्षित पूंजी क्या है, क्या यह पूंजी संचय से भिन्न है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ जी, कभी कभी जब कंपनियां यह अनुभव करती हैं कि याचित पूंजी जो कि निर्गमित पूंजी का भाग है पर्याप्त है तथा अब उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है, तो वे विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर सकती हैं कि उनकी समस्त ने मांगी हुई पूंजी अथवा उसका कुछ भाग तब तक अंशधारियों से नहीं मांगा जाएगा जब तक कि कंपनी के समापन का समय न आ जाए, अर्थात न मांगी गई अथवा अयाचित पूंजी का वह भाग जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए संचित कर लिया गया है आरक्षित अथवा संचित पूंजी कहलाता है। तो ये क्या है, आपका जो कैपिटल रिजर्व है उससे अलग होती है। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो हमें बेचे गए माल पर, यानी कि जो हम संपत्ति बेचेंगे अपनी कोई, उस पर जो प्रॉफिट होगा उस हिस्से को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 आपका दिया हुआ है, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के बदले में ऋण पत्रों के निर्गमन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, आगे बढ़ते हैं, क्या था, यदि कोई कंपनी किसी विक्रेता से किसी संपत्ति का क्रय करती है और क्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए अपने ऋणपत्र निर्गमित करती है तो इसे रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋणपत्रों का निर्गमन कहा जाता है। विक्रेता को ये ऋणपत्र सममूल्य पर, प्रीमियम पर या कटौती पर निर्गमित किए जा सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रविष्टियां की जाती हैं। पहला है, जब हम कोई संपत्ति खरीदेंगे, तो हम एंट्री बनाएंगे, जो भी एसेट्स खरीद रहे हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट और टू वेंडर्स नेम या वेंडर्स अकाउंट। उसके बाद जब हम उसका भुगतान करेंगे तो उस वक्त हम कौन कौन सी एंट्रियां बनाएंगे, तो ये देखते हैं हम वन बाय वन। तो भुगतान करने पर पहली एंट्री होगी ऋण पत्रों को सममूल्य पर निर्गमन करने पर, तो एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, जब ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए या करने पर, तो एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा। तीसरी सिचुएशन जो होगी ऋण पत्रों को कटौती पर निर्गमन या निर्गमित करने पर, तो एंट्री बन जाएगी आपकी वेंडर अकाउंट डेबिट होगा और ये होगा डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा और टू होगा डिवेंचर्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो इसमें क्या है, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा क्या है, इसके कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो इसमें मैंने उत्तर लिखा हुआ है, इसके तुलनात्मक जो 26 है उसका उत्तर है, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठी में वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ गत वर्ष के आंकड़े भी दर्शाए जाते हैं। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। परिवर्तनों को पूर्ण राशियों व प्रतिशत के रूप में दोनों प्रकार से दर्शाया जाता है। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठी के उद्देश्य क्या क्या हैं? नंबर 1, समय के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति की तुलना करना। उसके बाद है हितधारकों के रुझानों का आकलन करना। नंबर 3, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। और नंबर 4, स्थिरता की निगरानी करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करना। ये आपके कुछ उद्देश्य होंगे। हमारे जो तुलनात्मक है उसके ये उद्देश्य जो मैंने अभी पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट होता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 पर है, ये आपका दिया हुआ है पी क्यू और आर एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। आर अवकाश ग्रहण करता है और उस स्थिति को फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्नवत था। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, मैंने किया हुआ है। तो किस प्रकार करेंगे, हमें करना क्या था, इसमें जो अवकाश लिया है उसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी है। देखो नीचे दिया हुआ है, यह सहमति हुई कि स्कंद को घटाकर 82,000 रुपये तक लाया जाए और संयंत्र को 20,000 रुपये से घटाया जाए। एकस्व मूल्यहीन पाए गए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के संदर्भ में कोई दायित्व नहीं था। अवकाश ग्रहण के समय आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। इसके साथ दूसरा प्रश्न और था अथवा में पुनर्मूल्यांकन खाते से आपका क्या अर्थ है। एक साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किए जाने के कारण दीजिए। तो पहले हम ऊपर वाला करेंगे, फिर इसके नीचे वाले। हमने दोनों का सॉल्यूशन किया हुआ है, तो पढ़ते हैं। तो ज़रा देखो, जब जिन संपत्तियों में चेंज होता है उनको रिवैल्यू अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, हमारी 3 संपत्तियाँ जिनके मूल्य में कमी हुई है। तो टू स्टॉक 8,000 रुपये से कम हुआ है, टू प्लांट आपका 20,000 रुपये से कम हुआ है, और जो पेटेंट्स जो एकस्व थे वो आपके 22,000 रुपये से कम हुए। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 50,000 रुपये टोटल आएगा। और जो उनका ये क्या हो गया, इनका लॉस हो गया, तो लॉस को इनके अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। किसके, जो पी क्यू आर हैं 2:1 के रेशो में। तो हो जाएगा आपका पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 50,000 का लॉस है तो 50,000 को हम 2:1 के रेशो में बांट देंगे। 20,000 पी का, 20,000 क्यू का और 10,000 रुपये आर का होगा। उसके बाद हमारा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कितने रुपए का है जी, ये 10,000 रुपये का। तो 10,000 को फिर हम इनके 2:1 के रेशो में इन्हें बांट देंगे, जिसके लिए जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट हो जाएगा और 2 पीस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये डेबिट है तो 10,000 को हम बांटेंगे 2:1 में। तो 8,000 पी को मिलेगा, 4,000 पी को मिलेगा, 4,000 क्यू को मिलेगा और 2,000 आर को मिलेगा। इसी के साथ साथ अभी देखो हमारे 2 और रह गए हैं। एक तो जनरल सामान्य संचय और लाभानी खाता 60,000 और 15,000, इनको भी हम एक साथ डेबिट कर देते हैं। तो करते हैं इनको डेबिट। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जब डेबिट होंगे तो ये हो जाएगा जनरल रिजर्व, जो सामान्य संचय 60,000 रुपये का है, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 15,000 का डेबिट हो गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 75,000 रुपये, और 75,000 को हम इनके 2:1 के अनुपात में पी क्यू आर को बांट देंगे। जब बांटेंगे तो पी को मिलेंगे 75,000 में से 30,000, और क्यू को मिलेंगे 75,000 में से 30,000, और आर को मिलेंगे 15,000। ठीक है। अब इसके बाद हम इनकी कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आर को कितना पैसा मिला और कितना हमें देना, उसके बाद ये लास्ट वाली एंट्री बनाएंगे। तो हमने किया क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लिया मैंने, जैसे कि अमाउंट पेड टू आर, आर को हमें कितने रुपए देने। एक तो 40,000 रुपये की पूंजी दे रखी थी, वो देनी है। 20,000 आपको ये वाले देने थे, कौन से, इसे 20,000, इसमें आपको क्या मिला था, इसका क्या नाम था इसका, 20,000 रुपये नहीं, सॉरी 2,000 इसे प्रॉफिट मिला है, किस में से, वर्कमैन कंपनसेशन में से इसका शेयर आया था। और 15,000 रुपये हमें इसको कहाँ से मिले थे, इसमें जो आपका भी ये हुआ था जनरल रिजर्व है ना, वर्कमैन कंपनसेशन, ये आया था, इसमें से मिले थे इसे 15,000, और इसमें से आपके हिस्से, इसके हिस्से में 10,000 का लॉस आया था। तो इन सबको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो इसके हिस्से में सिर्फ 47,000 रुपीज़ आएंगे। तो 47 से आर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आर 47,000 से 2 आर लोन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से आर अपनी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है।
पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं और किस तरीके से होगा। तो ये पुनर्मूल्यांकन खाता है, जो मैंने उत्तर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते से आशय उस खाते से है जिसमें नए साझेदार के प्रवेश यानी साझेदार की सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य किसी कारण से साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन कारण उनकी संपत्ति या दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करके लाभ या हानि की गणना की जाती है। जब संपत्तियों व दायित्वों को नए मूल्य पर दर्शाया जाता है तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो ये आपको कुछ उसके उद्देश्य दे रखे हैं, कब कब आप पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। जैसे संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी होती है, दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है। कभी कभी फर्म की संपत्ति का लेखांकन त्रुटिवश छूट जाता है। ऐसी संपत्ति को फर्म के में सम्मिलित करने पर वास्तविक मूल्य से दिखाने पर। आगे है पुनर्मूल्यांकन से किसी नए दायित्व की जानकारी होने पर दायित्व को कुल दायित्वों में सम्मिलित करने के लिए। और नंबर 5 पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए भी हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 28 है वो है आपका डिवेंचर वाले उससे। तो क्या है, देखो जरा देख लेते हैं इसे। 28वां, आर लिमिटेड ने 10 रुपये वाले प्रत्येक 20,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जो निम्न प्रकार दे हैं। आवेदन 3 रुपये, आवंटन 2 रुपये, प्रथम याचना 2.5 रुपये और द्वितीय याचना पर 2 रुपये 50 पैसे। जनता ने 30,000 अंशों के लिए आवेदन किया और निम्न प्रकार आवंटन किया गया। 8,000 को पूर्ण, 16,000 को 12,000, 6,000 को 0। सभी धनराशियाँ देय समय पर प्राप्त हो गई। क्या करना हमें, जर्नल प्रविष्टि करना है। इसी के साथ इसमें दिया हुआ है कंपनी से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, देखेंगे। यहाँ सिर्फ मुझे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। तो तब आप इन्हें मुझसे प्रॉपर आराम से पूछ सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ मेरा जो उद्देश्य है वो मेन यही है कि आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो आपको ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में शेयर्स आपके 20,000 थे, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपये, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं इसको, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 2.5 रुपये। हम ड्यू करेंगे 60,000, 40,000, 50,000, 50,000। कैसे, 3 की मल्टीप्लाई 20,000 में करेंगे तो 60,000 आएगा, 2 की करेंगे तो 40 आएगा और 2.5 रुपये की करेंगे 20,000 में तो 50,000 और ये 50,000। हमें जो पैसे मिले हैं वो 30,000 एप्लीकेशन आए थे, 3 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये मिले। और इसमें से हमने जो 60,000 तो हम रख लेंगे और जो बाकी जो बचेंगे किस तरीके से, जो आपके 4,000 एप्लीकेशन आए हैं कौन से वाले पर, जो हमने 16,000 को 12,000 दिए तो उनका 4 गुणा 3 करके यानी 12,000 रुपये आप एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। और जो दूसरा केस था जिन्हें कुछ नहीं दिया 6,000, तो 3 गुणा 6,000 करके आप 18,000 रिटर्न कर देंगे बैंक में। तो इस तरीके से ये जो आपकी 90,000 आई थी अमाउंट उसे एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें चाहिए अलॉटमेंट में 40,000 रुपये। 40,000 में से हमारे पास ये 12,000 रुपये एडजस्ट करने के लिए कहा पहले ही, तो हम ये माइनस करेंगे तो अलॉटमेंट में हमें लेंगे सिर्फ कैश में या बैंक में 28,000 और बाकी जो अमाउंट है वो पूरी हमें 50,000 मिल जाएगी। तो जो हमारी इसकी जनरल एंट्रियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, देखेंगे हम। पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 से, 30,000 गुणा 3 करके 90,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे। 2 शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा 90,000 से। फिर शेयर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे किस तरीके से, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 बैंक। जो रिटर्न किया 12,000 और बैंक में 12,000, अलॉटमेंट में आपके आगे, अरे ये तो गड़बड़ होगी। हाँ देखो ज़रा, ये 90,000 यहाँ आएंगे और ये अमाउंट थोड़ी ऊपर नीचे होगी। ये 60,000 यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे आएगा आपका ये 12,000 और ये आएगा आपका यहाँ पर कितना 18,000। ये गलत है, ये नीचे पहुँच गई अमाउंट, यहाँ से ऐसे होकर नीचे हो गई थी
उसके बाद शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, मतलब पैसा मांगेंगे, तो 40,000। टू शेयर कैपिटल 40,000। बैंक में आप रिसीव करेंगे, रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28,000 रुपये। उसके बाद था आपका फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 मांगेंगे। टू शेयर कैपिटल 50,000 आ जाएगा। फिर बैंक में रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 से बन जाएगी। वैसे फिर जो आपकी सेकंड कॉल है उसे रिसीव करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। टू शेयर कैपिटल 50,000। फिर इसे आप रिसीव करेंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 50,000 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो सॉल्व कर दिया है हमने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो उसका जो अथवा वाला पार्ट है वो इस प्रकार है। क्या है? कंपनी का अर्थ साधारण शब्दों में कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है तथा जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। तो आपको इसकी एक डेफिनेशन और दी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन समायोजित एक कंपनी से है। तो कंपनी की विशेषता आपको मैं लिख रखी यहाँ पे, इन्हें लिख लेंगे। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, पृथक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित दायित्व, सदस्यों की संख्या, सार मुद्रा, प्रतिनिधि व्यवस्था, अंशों का हस्तांतरण, कार्य क्षेत्र की सीमाएं, अभियोग चलाने का अधिकार और विधान द्वारा स्थापना व समाप्ति, ये इसकी विशेषता होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल पार्ट है। पहले न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपका, तो इसमें क्या है? निम्नलिखित से सकल लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए। ये आपको दिए हुए हैं एलिमेंट। इनसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर इनसे हम क्या करेंगे? उनका रेशो निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिखा हुआ है। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल नेट सेल्स माइनस क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट में लिखा मैंने CS। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल 2,75,000 माइनस 25,000 और ये हो जाएगा माइनस में प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख माइनस के 20,000 और प्लस के आपके हो जाएंगे 10,000 और फिर इसमें से माइनस कर लेंगे आप, प्लस करेंगे 40,000। तो इसको प्लस माइनस सब कुछ करेंगे तो ये आपका 2 लाख आ जाएगा और ये आप प्लस माइनस करेंगे ब्रैकेट की वैल्यू 1,90,000 प्लस 40,000। तो जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका 1 लाख रुपए का आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहीं से निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इक्वल होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो 1 लाख रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और उसमें से माइनस कर देंगे 25,000 रुपये। तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 75,000 रुपये। अब सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नेट सेल्स। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2,50,000 जो नेट सेल्स है और इसका इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3, यानी कि 1 2 जीरो कट गए, फिर ये 2 जीरो बचे, इन दोनों को इनसे काट देंगे, बचेगा 1,000। 1,000 में 25 का भाग करेंगे तो ये आएगा 40। तो ये आ जाएगा आपका 40%। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल होता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नेट सेल्स। सेम वही 75,000 का नेट प्रॉफिट था हमारा, 75,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2,50,000। ये तो लास्ट वाली जीरो ये दोनों कट जाएंगे, बची ये दोनों जीरो, ये इनसे काट देंगे, बचेगा 750। 750 में 25 का भाग करेंगे तो 25 × 75 और ये जीरो आपका ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30%। इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन यानी 29 का हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका इसमें थ्योरी वाला। ऋण पत्र और अंश से आपका क्या अर्थ है? ऋण पत्र और अंश के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। ये पूरा दिया हुआ है आपको, मैंने लिखा हुआ है अंश किसे कहते हैं और ऋण पत्र किसे कहते हैं। ऋण पत्र का अर्थ कंपनी द्वारा अपनी सरमुद्रा के अधीन निर्गमित किया गया ऋण लेने
का प्रमाण पत्र है। इसमें एक निश्चित तिथि पर मूल राशि को वापस करने तथा एक निश्चित दर से प्राय अर्धवार्षिक ब्याज के भुगतान का अनुबंध निहित होता रहता है। अंश का अर्थ है प्रत्येक कंपनी की पूंजी निश्चित राशि की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त रहती है। पूंजी की इस प्रत्येक छोटी इकाई को अंश कहते हैं। अंश से हमारा अभिप्राय कंपनी की पूंजी में भाग या हिस्से से होता है। अब उसके बाद इन दोनों में अंतर मैंने लिखे हुए हैं 1 बाय 1, इन्हें पढ़ लेंगे। पहला है ऋण पत्र। ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। अंश कंपनी की पूंजी में एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ऋण पत्र के धारक ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। अंश के धारक अंशधारी कहलाते हैं। मैंने आसानों को लिया जो आपको एक बार में पढ़ने से भी याद हो जाएंगे। वो ही पॉइंट लिए हैं मैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट था तीसरा, ऋण पत्र धारी ऋणदाता होता है। अंशधारी कंपनी के सहस्वामी होते हैं। नंबर 4, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है और चाहे कंपनी को हानि हो ही क्यों न हो। नंबर 4 इधर थोड़ा नीचे हो गया ये, नंबर 4 यहाँ पर है। अंशों पर लाभांश दिया जाता है जो केवल लाभ की स्थिति में दिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 जो है आपका वो है ऋण पत्र सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं, जबकि अंश क्या होते हैं, अंश पूर्णतः असुरक्षित होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं नंबर 6 की तरफ। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निर्गमन की शर्तों पर दी हुई रहती है और सर्वदा निश्चित रहती है। समता अंशों की स्थिति में लाभांश की दर कंपनी के लाभों व संचालकों के निर्णय के आधार पर बदलती रहती है। आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ समता अंशों के लिए है, पूर्वाधिकार अंशों के लिए अलग होता है। नंबर 7 होगा, कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है, लेकिन अंशों के लिए क्या है, कंपनी अपने अंशों का क्रय नहीं कर सकती है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद जरूर कर लें। ये पूछ सकता है। यहाँ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। आगे बढ़ते हैं जो आपका इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका उसकी तरफ। तो क्या दिया हुआ है, इसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में है हमारा, देखते हैं 30, जेड लिमिटेड की चल संपत्तियों और चल दायित्वों की स्थिति निम्नलिखित है। ये दिए हुए हैं हमें। और वर्ष के दौरान कंपनी को 45,000 रुपये की हानि हुई, संचालन क्रिया से रोकड़ की गणना कीजिए। और इसमें तुलनात्मक अथवा में था तुलनात्मक आय विवरण क्या है, काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से तुलनात्मक आय विवरण का नमूना दीजिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 30 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है। तो देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। तो यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट हो गया। लिखेंगे नेट प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है 45,000 का, लिख रखा मैंने। उसके बाद लिखेंगे हम लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, क्या क्या हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 से कम हुए हैं, क्रेडिटर्स 5,000 रुपये कम हुए हैं, तो टोटल मिला के 6,000 रुपये हो गया। और ऐड करेंगे इसमें इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, जैसे शॉर्ट टर्म लोन में 9,000 की वृद्धि हुई है, बिल्स पेबल में आपकी 20,000 की वृद्धि हुई है। तो दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ के ये हो जाएगा 29,000 रुपये। तो आप देखेंगे 29, इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपका 9 से 15 51, 51 में से आप 29,000 रुपये माइनस करेंगे। तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और क्या रह जाएगा आपका, इसके बाद 51 में से बचे आपके 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। तो आपका जो नेट कैश यूज आएगा वो आएगा 22,000। तो लिख देंगे नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 22,000 रुपये, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका दिया हुआ था अथवा में, तुलनात्मक आय विवरण एक वित्तीय साधन है जो कि किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। इस विवरण में सूचीबद्ध वित्तीय प्रदर्शन 2 या 2 से
2 या अधिक लगातार वर्षों का होता है। अपनी आय की एक साथ तुलना करने से आप किसी कंपनी की आर्थिक नीति नींव का विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसको मैंने अमाउंट ना लिख के डायरेक्ट आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाया, अमाउंट आप लिख लेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, पर्टिकुलर नोट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसमें चेंज हो गया, ये परसेंटेज में चेंज है तो हम लिखते हुए जाएंगे। जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद फिर लिखेंगे टोटल हो गया। उसके बाद एक्सपेंस में लिखेंगे, जैसे आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पहले नंबर पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा खर्चों में, ये लिख दिया यहाँ पर हमने, जो चेंज हुआ वो भी। और उसके साथ साथ फिर हम यहाँ भी जैसे परचेज ऑफ स्टॉक चेंज लिख देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स लिख देंगे, फिर उनके डिफरेंस भी लिख देंगे, फाइनेंस कॉस्ट लिखेंगे, अदर एक्सपेंस लिखेंगे, फिर उन सब का टोटल यहाँ लिखेंगे। टोटल करने के बाद इसको आपका जो हमारा इनकम का टोटल आया था उसमें से माइनस करेंगे इन टोटल्स को, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर E&E यानी एसेंशियल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिख देंगे, या आपका जो टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट होगा ये आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस करेंगे इसमें से एसेंशियल जो आइटम होंगे, तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से ये हमारा इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको बनाया है। तो आज मैंने कोशिश की है लगभग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जो आपका 2024 का पेपर था, तो आप इसे आप नोट करेंगे और इसकी आप तैयारी करेंगे, आप देख लेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आपकी अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी बुक का या किसी प्रीवियस पेपर का कोई क्वेश्चंस है, तो आप मेरे पास मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।